नमस्कार मित्रों, फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में आप यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2020 के लिए कम्युनिकेशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आयन मंडल से परावर्तित होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। 40 मेगाहर्ट्ज से कम आवृत्ति की रेडियो तरंगें। सेकंड क्वेश्चन है, आयन मंडल में होते हैं केवल धनायन, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन, समान संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धनायन, और लास्ट ऑप्शन है केवल उदासीन कण। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समान संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा धन आयन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जिसमें 2 कथन दिए हैं। कथन फर्स्ट में बताया गया है कि दूर रेडियो संचार के लिए व्योम तरंगों का उपयोग करते हैं। ये तरंगें प्रायः भू तरंगों की अपेक्षा कम स्थायी होती हैं। और कथन सेकंड बताया गया है कि आयन मंडल की दशा प्रत्येक घंटे, प्रत्येक दिन और प्रत्येक मौसम में बदलती रहती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही आंसर है, जिसमें बताया गया है कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, और कथन जो 2 है वो कथन 1 की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माध्यम बदलने से नहीं बदलता है। तो बदलता क्या नहीं है? आवृत्ति, वेग, तरंग दैर्घ्य, आयाम। चूंकि माध्यम बदलने से वेग और तरंग दैर्घ्य और आयाम बदलता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती, इसलिए इसका आंसर होगा आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, आवृत्ति 20 मेगाहर्ट्ज वाली रेडियो तरंगों के लिए उपयुक्त विधि है। तो यहाँ 4 विधि दी गई हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला है भू तरंग, दूसरा है आकाश तरंग, और तीसरा है व्योम तरंग, और चौथा है कृत्रिम उपग्रह द्वारा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा व्योम तरंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर माइक्रो तरंगों की आवृत्ति के लिए सेकंड ऑप्शन सही रहेगा आंसर में, कि रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, संचार उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो यहाँ सही आंसर होगा 24 घंटे। एक राडार शक्ति 1 किलोवाट तथा आवृत्ति 10 गीगाहर्ट्ज 500 मीटर ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या बताई गई है इसमें 6.4 × 10⁶ मीटर पर स्थित वस्तु की वह अधिकतम दूरी जिसे वह संसूचित कर सकता है होगी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 80 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की पृथ्वी सतह से दूरी होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, निर्वात की विद्युतशीलता तथा चुंबकशीलता क्रमशः ε0 तथा μ0 है। किसी माध्यम की संगत राशियां एप्सिलॉन तथा म्यू हैं, माध्यम का अपवर्तनांक n होगा। तो यहाँ n इक्वल पूछा गया है, जो कि माध्यम का अपवर्तनांक है, इक्वल इसका होगा। पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। इसका क्या रूट के अंदर वैल्यू है म्यू एप्सिलॉन अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 11 है, रेडियो तरंग की आवृत्ति 6 × 10⁷ हर्ट्ज है। यह यदि यह अपवर्तनांक 1.7 के माध्यम में संचरण करे तो इसकी आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा पहला 6 × 10⁷ हर्ट्ज। डिजिटल संचार में अवांछनीय प्रभाव है। तो अवांछनीय प्रभाव में छीलन, शोर और विरूपण तीनों होते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, उपर्युक्त तीनों। डिजिटल सिग्नल होते हैं। तो डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं? केवल विविक्त मान वाले। क्वेश्चन नंबर 14 है, पारदर्शक माध्यम यानी कि अपवर्तनांक म्यू इक्वल 1.5 में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल होगी, और कितनी होगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। टेलीविजन संप्रेषण के लिए प्रयुक्त आवृत्ति परास होती है, और ये परास होती है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाणिज्यिक आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंग के लिए, तरंग के रेडियो प्रसारण के लिए प्रयुक्त आवृत्ति परास है। तो यहाँ पर आंसर होगा 88 से 108
मेगाहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी भाषण का दीर्घ दूरी प्रसारण संभव है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सीधे वक्ता के भाषण को माइक्रोफोन द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर। दूसरा है भाषण के संगत विद्युत चुंबकीय तरंगों को श्रव्य आवृत्ति परिवर्धक से परिवर्तित करके। और तीसरा ऑप्शन है भाषण के संगत परिवर्धित श्रव्य आवृत्ति सिग्नल को रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों द्वारा मॉड्यूलेट करके। तो यहाँ पर जो आंसर है वो तीसरा आंसर सही रहेगा, यानी कि गा, भाषण के संगत परिवर्धित श्रव्य आवृत्ति सिग्नल को रेडियो आवृत्ति वाहक तरंगों द्वारा मॉड्यूलेट करके। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रव्य सिग्नल का सीधे प्रेषण संभव नहीं है क्योंकि प्रेषण के लिए बहुत बड़े एंटीना की आवश्यकता होगी जिसे बनाना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों के संचार के लिए आवश्यक एंटीना की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आंसर होगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया है कि हमको जानना है कि यहाँ पर गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन है मॉड्यूलेशन द्वारा सूचना सिग्नल के संचरण तथा अभिग्रहण के बीच समय अंतराल घटाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, समय नहीं घटाया जाता है, इसलिए ये पहला ऑप्शन गलत है। और बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो सही हैं। मॉड्यूलेशन द्वारा एंटीना लंबाई घटाई जाती है, ये सही है। मॉड्यूलेशन द्वारा आंशिक बैंड चौड़ाई अर्थात सिग्नल बैंड चौड़ाई का केंद्रीय आवृत्ति से अनुपात घटाया जाता है। और मॉड्यूलेशन द्वारा वर्णन क्षमता बढ़ाई जाती है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन के अलावा जो 3 ऑप्शन और दिए हैं वो सही हैं और फर्स्ट ऑप्शन गलत है, इसलिए आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, आयाम मॉड्यूलेशन में वाहक तरंगों का आयाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के तात्क्षणिक मान के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही आंसर रहेगा, बाकी के 3 जो ऑप्शन दिए हैं वो इसको फॉलो नहीं करेंगे, इसलिए आंसर पहला ही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, वाहक आवृत्ति एफसी के साथ श्रव्य आवृत्ति एफएम के आयाम मॉड्यूलेशन से प्राप्त मॉड्यूलेट तरंग की कुल चैनल परास यानी या बैंड चौड़ाई का मान होगा 2fm। क्वेश्चन नंबर 23 है, आयाम मॉडलन में ज्यावक्रीय वाहक आवृत्ति को ओमेगा सी से तथा सिग्नल आवृत्ति को ओमेगा एम से दर्शाते हैं। यदि सिग्नल की बैंड चौड़ाई डेल्टा ओमेगा एम को इस तरह चुनते हैं कि डेल्टा ओमेगा एम वेरी लेस देन ओमेगा सी, मॉडलित तरंग में अनुपलब्ध आवृत्ति होगी। तो यहाँ आंसर होगा ओमेगा डब्ल्यू एम। आयाम मॉडलित वाहक तरंग का समीकरण होता है ई सी और एम, ई सी ए एम इक्वल ई सी 1 + के ए ई एम कॉस ओमेगा एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी इंटू टी, जहाँ ई एम कॉस ओमेगा एम टी मॉडल सिग्नल होता है और ई सी कॉस ओमेगा सी टी वाहक सिग्नल होता है, और यहाँ के ए अनुपाती नियतांक होता है जो परिपथ पर निर्भर करता है। तब मॉड्यूलेशन की गहराई जो है वो गहराई के लिए सूत्र क्या होगा? तो सूत्र होगा उसके लिए के ए इंटू ई एम अपॉन ई सी। मॉड्यूलेशन गहराई निर्भर करती है, वो किस पर करती है? श्रव्य व वाहक दोनों तरंगों के आयाम पर। क्वेश्चन नंबर 26, आयाम मॉड्यूलेशन में मॉडुलक तरंग के तात्क्षणिक मान के अनुसार परिवर्तित होता है। वाहक तरंग का क्या होता है? आयाम केवल, क्योंकि इसमें आवृत्ति स्थिर रहती है। 50% मॉड्यूलेशन के साथ यदि वाहक तरंग का अधिकतम आयाम 100 मिलीवोल्ट है तो इसका न्यूनतम आयाम होगा 33.3 मिलीवोल्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, 5 किलो हर्ज आवृत्ति के किसी सिग्नल का 2 मेगा हर्ज आवृत्ति की वाहक तरंग पर आयाम मॉडलन किया जाता है तो परिणामी सिग्नल की आवृत्ति होगी। तो परिणामी सिग्नल की आवृत्ति 3 प्रकार से होगी, 205 2005 किलो हर्ज, 2000 किलो हर्ज तथा 1995 किलो हर्ज। इन 3 फॉर्मेट में होगी। क्वेश्चन नंबर 29, यदि आयाम मॉडलित तरंग का अधिकतम तथा न्यूनतम आयाम क्रमशः 5 वोल्ट तथा 3 वोल्ट हो तो मॉड्यूलेशन की गहराई होगी। तो यहाँ पर गहराई होगी 25%।
मॉड्यूलेशन गुणांक m इक्वल 1 होने पर पार्श्व बैंडों में उपस्थित पावर तथा आयाम मॉडलित am तरंग में उपस्थित कुल पावर का अनुपात होगा 1/3। पावर क्वेश्चन नंबर 31 है, पावर 500 वाट वाली वाहक तरंग को 60% गहराई तक आयाम मॉडलित किया जाता है। मॉडलित तरंग की कुल पावर होगी 590 वाट। 100% मॉड्यूलेशन के लिए यदि आयाम मॉडलित तरंग की कुल शक्ति 42 किलो वाट है तो एक पार्श्व बैंड की शक्ति होगी, यहाँ पर आंसर होगा 7 किलो वाट। क्वेश्चन नंबर 33 है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में मॉडलक सिग्नल का आयाम निर्धारित करता है, तो आंसर होगा आवृत्ति विचलन का मान। क्वेश्चन नंबर 34 है, आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंग प्रसारण के लिए अधिकतम अनुमत आवृत्ति विचलन है, तो आंसर होगा 75 किलोहर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 35, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक होता है, आंसर होगा 1 से अधिक भी। क्वेश्चन नंबर 36 है, आवृत्ति मॉड्यूलेटेड तरंग के प्रेषण में सबसे प्रमुख हानि है, अब वो हानि है इसका अभिग्रहण क्षेत्र कम होता है। क्वेश्चन नंबर 37, डिजिटल मॉड्यूलेशन में वाहक सिग्नल होता है, तो इसका आंसर है एनालॉग पल्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 38 है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन में मॉडुलक तरंग का ताक्षणिक मान वाहक तरंग की आवृत्ति के अनुसार बदलता है। सेकंड ऑप्शन है, वाहक तरंग की आवृत्ति मॉडुलक तरंग के ताक्षणिक मान के अनुसार बदलती है, तो यहाँ ऑप्शन सेकंड सही आंसर होगा कि वाहक तरंग की आवृत्ति मॉडुलक तरंग के ताक्षणिक मान के अनुसार बदलती है। एक इसमें होता है आवृत्ति मॉड्यूलेशन यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। क्वेश्चन नंबर 39 है, सही कथन चुनना है, तो जो पहला ऑप्शन है एक सही कथन है क्या कि आयाम मॉडलन में उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग की आवृत्ति में बदलाव ध्वनि सिग्नल के आयाम के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसूचन का अर्थ है, तो संसूचन का अर्थ है मॉडलित तरंग में से सर्व तरंगों को अलग करके इसे सुनना। ओके। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक डायोड संसूचन का उपयोग 60% मॉडलित आयाम मॉडलित तरंग के संसूचन के लिए किया जाता है, जिसमें एक संधारित्र की धारिता 250 पिकोफैरड और लोड प्रतिरोध 100 किलो ओम है। इसके द्वारा अधिकतम संसूचित की जा सकने वाली मॉड्यूलेटेड आवृत्ति होगी, तो यहाँ पर आंसर होगा 10.62 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वरित्र के द्वारा उत्पन्न ध्वनि सिग्नल होता है, तो यहाँ आंसर होगा केवल एनालॉग। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट जोड़ता है नेटवर्क से जुड़े विश्व भर के सभी कंप्यूटरों को, ये सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44 है, इंटरनेट द्वारा सूचना के आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, तो इंटरनेट द्वारा सूचना के लिए आदान प्रदान के लिए प्रयुक्त होते हैं टीसीपी या आईपी। ओके। मोबाइल फोन के नेटवर्क के लिए बनाई गई सेल की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार। क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वाधिक उपयोगी मोबाइल नेटवर्किंग जनरेशन है 4G। अब हालांकि 5G आने वाला है, लेकिन अभी सर्वाधिक जो उपयोगी है वो 4G है। क्वेश्चन नंबर 47 है, जीपीएस युक्ति के लिए कम से कम आवश्यक उपग्रहों की संख्या होती है 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक टेलीफोन संचरण सेवा वाहक आवृत्ति 10 गीगाहर्ट्ज पर काम करती है, इसका केवल 10% संचार के लिए उपयोग किया जाता है। यदि प्रत्येक चैनल की बैंड चौड़ाई 5 किलोहर्ट्ज हो तो एक साथ कितने टेलीफोनिक चैनल संचारित किए जा सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा 2 × 10⁵ चैनल्स। तो फ्रेंड्स, ये कम्युनिकेशन से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो 48 थे, जो मैंने आपको आंसर सहित बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि यूपी पीजीटी एग्ज़ाम 2020-21 के लिए इन क्वेश्चंस
से काफ़ी यूजफुल आपको जानकारी मिली होगी। और आगे भी मैं अन्य टॉपिक के बेसिक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।